हेलो दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सफाई कर्मी ने अपने सही बर्ताव की वजह से बड़े बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ दिया और करोड़पति बन गया। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन होसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से की। इस भाग में हम उन अनजान ताकतों के बारे में बात करेंगे जो हमारी पूरी लाइफ, हमारे करियर और हमारी वेल्थ को कंट्रोल करती हैं, लेकिन हम उनके बारे में कभी खुलकर बात नहीं करते। किताब का यह हिस्सा एक बहुत बड़े सच से पर्दा उठाता है, जिसका नाम है लक, रिस्क यानी किस्मत और जोखिम। लेखक कहते हैं कि दुनिया में कोई भी नतीजा सिर्फ आपकी अकेले की मेहनत से तय नहीं होता। आप जब भी सफल होते हैं तो वहाँ मेहनत के साथ साथ किस्मत का हाथ होता है, और जब आप फेल होते हैं तो वहाँ लापरवाही के साथ साथ जोखिम का हाथ होता है। किस्मत और जोखिम सगे भाई हैं, जो हमेशा बैकग्राउंड में काम करते हैं। इसे समझने के लिए लेखक हमें बिल गेट्स की कहानी सुनाते हैं। साल 1968 में दुनिया में लगभग 30 करोड़ बच्चे हाई स्कूल जाने की उम्र के थे। उन 30 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 1 लाख बच्चे ऐसे थे जो अमेरिका के लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे, और उस लेकसाइड स्कूल के पास उस जमाने में एक कंप्यूटर खरीदने के पैसे और विजन था। बिल गेट्स उसी स्कूल में पढ़ते थे। सोचिए, 30 करोड़ में से सिर्फ 1 लाख बच्चों को वह मौका मिला, यानी कंप्यूटर सीखने की जो संभावना थी वो 300 में से सिर्फ 1 थी। बिल गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। यह है किस्मत का खेल। बिल गेट्स ने मेहनत अद्भुत की, लेकिन उन्हें सही समय पर सही जगह होने का फायदा भी मिला। अब इसी कहानी का दूसरा पहलू देखिए। उसी स्कूल में बिल गेट्स के एक परम मित्र थे, केंट इवांस। केंट भी बिल गेट्स की तरह ही कंप्यूटर के जीनियस थे। दोनों साथ मिलकर दुनिया बदलने के सपने देखते थे। लेकिन केंट इवांस के साथ क्या हुआ? कॉलेज ग्रेजुएट होने से ठीक पहले एक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अमेरिका में पहाड़ पर चढ़ते वक्त मौत होने की संभावना लाखों में 1 होती है। केंट ने उस रिस्क का सामना किया जो लाखों में 1 था। यही लेखक हमें समझाना चाहते हैं। जब बिल गेट्स को 300 में से 1 वाली किस्मत मिली तो केंट इवांस को लाखों में 1 वाला जोखिम मिला। इसलिए जब आप किसी की सफलता को देखें तो यह मत सोचिए कि वो 100% अपनी मेहनत से वहां पहुंचा है, और जब आप किसी की नाकामी को देखें तो उसे तुरंत आलसी या बेवकूफ मत समझिए। हो सकता है उसने सही फैसला लिया हो, लेकिन रिस्क की वजह से नतीजा गलत आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं किताब के एक और सबसे बड़े चैप्टर पर, जिसका नाम है नेवर इनफ यानी कभी भी काफी नहीं है। लेखक हमें यहाँ 2 बहुत अमीर लोगों की कहानी सुनाते हैं। एक थे रजत गुप्ता, जो मैकिन्से जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के सीईओ थे और उनके पास $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी। दूसरे थे बर्नार्ड मैडॉफ, जो वॉल स्ट्रीट के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इन दोनों के पास इतना पैसा था कि ये अपनी 7 पीढ़ियों को बैठकर खिला सकते थे। लेकिन इनके पास एक चीज नहीं थी, वो थी इनफ यानी बस करने की समझ। और ज्यादा पैसा कमाने के लालच में रजत गुप्ता ने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा गैरकानूनी काम किया और जेल गए। बर्नार्ड मैडॉफ ने दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी स्कीम घोटाला किया और सलाखों के पीछे पहुंचे। इन दोनों ने उस पैसे को कमाने के लिए जिसकी इन्हें जरूरत नहीं थी, वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनी इज्जत, अपनी आजादी और अपना नाम। पैसे के मामले में सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल यही है कि आप अपनी कमाई का गोलपोस्ट बदलना बंद करें। अगर आपका लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ता रहेगा तो आप अमीर होने के बाद भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसके बाद लेखक हमें समझाते हैं दुनिया का 8वां अजूबा, यानी कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता का असली राज क्या है? उनकी सफलता का राज यह नहीं है कि वो सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि उनका राज है समय।
जब यह किताब लिखी गई तब वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति लगभग 84 बिलियन डॉलर थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से 81.5 बिलियन डॉलर उन्होंने अपनी उम्र के 65 साल के बाद कमाए। बफेट ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत महज 11 साल की उम्र में कर दी थी। उन्होंने 3 या 4 साल नहीं बल्कि पूरे 8 दशकों तक लगातार इन्वेस्टेड रहने का धैर्य दिखाया। सोचिए, अगर वॉरेन बफेट ने अपनी उम्र के 30वें या 40वें साल में इन्वेस्टिंग छोड़ दी होती और रिटायर होकर गोल्फ खेलने चले जाते तो आज दुनिया उन्हें जानती भी नहीं। उनका सीक्रेट बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं था, उनका सीक्रेट था लगातार बिना रुके सालों साल तक मार्केट में टिके रहना। अमीर बनने के लिए आपको बहुत बड़े रिटर्न की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ठीक ठाक रिटर्न को बहुत लंबे समय तक कंपाउंड होने देना है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस दूसरे भाग से हमें 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला सबक, अपनी सफलता पर कभी घमंड मत कीजिए और दूसरों की नाकामी पर उन्हें जज मत कीजिए। किस्मत और जोखिम हमेशा बैकग्राउंड में काम करते हैं, इसलिए जमीन पर टिके रहना बहुत जरूरी है। दूसरा सबक, अपने लिए इनफ की एक सीमा तय कीजिए। लालच का कोई अंत नहीं है। जो चीज आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे उस चीज के लिए दांव पर मत लगाइए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इज्जत और मानसिक सुकून से बड़ा कोई पैसा नहीं है। तीसरा सबक, अमीर बनने की चाबी बहुत ज्यादा जीनियस होना नहीं है, बल्कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है। कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए आपको समय को अपना काम करने देना होगा। पैसे का खेल सिर्फ शुरुआत करना नहीं है, बल्कि गेम में लंबे समय तक बने रहना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या हम अमीर बने रहना चाहते हैं? क्योंकि अमीर बनना एक अलग कला है और अमीर बने रहना बिल्कुल अलग खेल है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का वो क्या अंतर है जो 90% लोग नहीं समझ पाते, और कैसे आप पैसे से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज यानी आजादी खरीद सकते हैं। अगर आप इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से पैसे के मामले में क्या जरूरी है, ज्यादा रिटर्न या अपने लिए एक सही सीमा तय करना। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए।